अगर किसी के घर में मेजर आ जाता है कि जैसे एकदम से आ जाता है कि कैंसर सेकंड स्टेज पे आ गया, थर्ड स्टेज पे आ गया, वो क्या करें? धनिया के कुछ दाने ले लीजिए, 5 या 7 दाने धनिया साबुत। नमक स्वाद अनुसार और मिर्ची कितनी डालनी है, धनिया कितना डालना है। बहुत गुस्सा और बहुत दुख होता है देखकर इस तरह के टोने टोटके के चक्कर में लोग सही ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। और पर्सनली मुझे इस रील से बहुत खुंदक है। खुंदक समझते हैं ना, गुस्सा। ऐसा मन कर रहा है कि बस। ये वीडियो मैंने 3 महीने पहले बनाया था। खुंदक तब भी थी और खुंदक अब भी है। इसीलिए मैंने कैंसर पर बनाई गई सीरीज के पार्ट 1 में डिटेल में समझाया कि कैंसर क्या होता है, कैसे होता है। जहां देखो वहां कैंसर, हवा में कैंसर, पानी में कैंसर, खाने में कैंसर। अब बात करते हैं कैंसर पर इंटरनेट पर फैली हुई मिथ्स, मिसइंफॉर्मेशन और स्यूडो साइंस की, जो कि कैंसर की तरह ही बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये सारी मिथ्स, मिसइंफॉर्मेशन, फियर मॉन्गरिंग यानी डर फैलाने का काम सबसे ज्यादा करती हैं। वैसे तो कैंसर पर हजारों मिथ्स और मिसइंफॉर्मेशन होंगी, बट इस वीडियो के पर्सपेक्टिव में मैंने 7 सबसे बड़ी मिथ्स, मिसइंफॉर्मेशन या स्यूडो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसमें से काफी सारी चीजों को मैंने अपने पिछले वीडियोस में कवर किया है, बट आप इस वीडियो को एक कंपाइल्ड और अपडेटेड रिकॉर्ड समझ लीजिए, जिसमें मैंने बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन भी ऐड की है। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन, रिसर्च पेपर्स मैं इस वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो सारी वेरीफाइड सोर्सेज से ली गई हैं। तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को डबल ट्रिपल चेक कीजिए, सारे सोर्सेज को वेरीफाई कीजिए और तभी किसी इन्फॉर्मेशन को मानिए। सबसे पहली और सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन या मिथ है कि मोबाइल फोन्स या माइक्रोवेव से कैंसर होता है। अब हमने मोबाइल फोन्स और माइक्रोवेव्स को इसमें एक साथ लिया है क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा सिमिलर है। लोगों ने बकायदा इसको रिसर्च किया हुआ स्वामी जी कि अगर ब्रेन के कांटेक्ट में बहुत देर तक है तो वो दिक्कत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा मोबाइल का एक्सपोजर, ये रेडिएशन निकलता है ना, रेडिएशन का एक्सपोजर ये आपको कैंसर देता है। एक रिवाज आया है माइक्रोवेव, उसमें से दैट्स ए कार्सिनोजेनिक प्रोसेस। जब भी आप किसी रेडिएशन का नाम सुने, उसे हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर ढूंढने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसी भी रेडिएशन का पूरा लेखा जोखा है, जो भी नॉन रेडिएशंस हैं। तो उस स्पेक्ट्रम में आपको लो फ्रीक्वेंसी से लेकर हाई फ्रीक्वेंसी तक की रेडिएशन सारी मिल जाएंगी इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें शुरुआत होती है डायरेक्ट करंट यानी कि या एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस की, जो कंप्यूटर्स या किसी भी टीवी या और किसी स्क्रीन से निकलती हैं या पावर लाइन से निकलती हैं, फॉलोड बाय रेडियो वेव्स जो कि इंटरनेट, वाईफाई या सेलफोन सिग्नल की रेडिएशंस होती हैं। उसके बाद आती है माइक्रोवेव, जो कि माइक्रोवेव ओवन होते हैं उसमें से इमिट होती हुई रेडिएशन है। जिसके बाद आती है इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि एक तरह से विजिबल स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है। इंफ्रारेड मतलब रेड से पहले। और विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं वो सभी कलर जिनको हम देख सकते हैं। इसके बाद आती है हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, जिसमें होती है अल्ट्रावायलेट। और उसके बाद आती है हाई फ्रीक्वेंसी आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि एक्स रेज और गामा रेज। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, हाई फ्रीक्वेंसी आयोनाइजिंग रेडिएशन, जहां पर एक्स रे और गामा रेज आती हैं, यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। अगर आप प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर में आते हैं एक्स रे और गामा रे के, तो आपको कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पर मोबाइल फोन्स और माइक्रोवेव से निकलने वाले जो रेडिएशन है, जैसा हमने बात की, जो कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है लो फ्रीक्वेंसी के, तो वो डीएनए को डैमेज कर नहीं सकते सेल के अंदर जाकर। और जब वो डीएनए को डायरेक्टली डैमेज नहीं कर सकते, तो वो कैंसर कॉज भी नहीं कर सकते। तो बॉटम लाइन ये है कि माइक्रोवेव्स या मोबाइल फोन्स का यूज करने से कैंसर नहीं होता। ऐसा कोई नोन रिलेशनशिप अभी तक इतनी सारी हजारों लाखों स्टडीज में नहीं पाया गया जो माइक्रोवेव और मोबाइल फोन्स को कैंसर से डायरेक्टली लिंक कर सके। नंबर 2 पर आने वाली सबसे ज्यादा प्रेवलेंट मिस इन्फॉर्मेशन या मिथ है कि शुगर से कैंसर होता है। कैंसर सेल वहां कहीं कभी डेवलप नहीं हो सकते जहां पर हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट होता है और एल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है। वो डेवलप तभी होगा जब उसका फूड क्या है, उसका फूड है शुगर, उसका फूड है एसिडिक माहौल, उसका फूड है लेस ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड। Cancer loves sugar. The fact is that a cancer cell consumes 15 times the glucose of any other cell. Cancer also loves an acid environment. The most acid-forming foods are meat, sugar, caffeine, alcohol. And guess what is the most acid substance you can put into your body? Refined sugar. यानी अगर आप शुगर खाएंगे ज्यादा तो आपके कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। शुगर का डायरेक्टली कैंसर से कोई लिंक नहीं है। डायरेक्टली इस शब्द पर जरूर ध्यान दीजिएगा, यानी शुगर कैंसर कॉज नहीं करती। शुगर इज नॉट अ नोन कार्सिनोजन। और इसमें 2 तरह की मिस इन्फॉर्मेशन सामने आती है कि पहली तो
शुगर ज़्यादा खाने से आपको कैंसर होगा, या फिर अगर आपको ऑलरेडी कैंसर है तो आपको शुगर नहीं खानी चाहिए। दोनों ही बातें काफ़ी हद तक गलत हैं। किंतु परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप शुगर भर भर के खा सकते हैं और आपको इसका कोई भी नेगेटिव रिपरकशन नहीं झेलना पड़ेगा। हालांकि शुगर से डायरेक्टली कैंसर नहीं होता है, पर अगर आप शुगर या प्रोसेस शुगर भर भर कर खाएंगे तो इससे ओबेसिटी का खतरा आपको बना रहेगा, यानी आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं। और जब आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं तो आपको, जैसा हमने पहले बात की थी, कि सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज जिसमें डायबिटीज़, स्ट्रोक और इस तरह की चीज़ों का खतरा हो सकता है, जिसमें कैंसर भी शामिल है। तो ओबेसिटी यानी मोटापा कैंसर का कारण है, ना कि शुगर कंजम्पशन। और ये मिथ का ओरिजिन कहाँ से आया उसकी भी बात कर लेते हैं। जनरली क्या होता है, जो हमने देखा था शुरू में, कि कैंसर कैसे फैलता है। कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो अगर लोगों ने मान लिया कि जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है सेल की, तो अगर हम क्योंकि शुगर फ्यूल है तो हम बॉडी को ज़्यादा शुगर देंगे तो कैंसर सेल्स का प्रोलिफरेशन, कैंसर सेल्स का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगा। पर समझना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर सेल्स को सिर्फ शुगर नहीं चाहिए होती, कैंसर सेल्स को सारे न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं ग्रोथ करने के लिए, और आपकी बाकी सेल्स को भी शुगर चाहिए होती है। तो अगर आप शुगर अपनी डाइट से कंप्लीटली कट कर लेंगे तो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होगा। स्पेशली जब आपको कैंसर ऑलरेडी है तो भी आपकी बॉडी के लिए वो सही नहीं होगा। जब मैंने कहा कि कैंसर सेल्स को सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो क्या आप सभी कुछ खाना बंद कर देंगे? इट डजंट मेक एनी सेंस। तो जितनी भी सारी रिसर्च स्टडीज हैं, दे डू नॉट लिंक शुगर कंजम्पशन डायरेक्टली टू कैंसर। यानी कि अगर आप नॉर्मल डाइट में जितनी शुगर खाते हैं, अगर आप खा रहे हैं, तो उसका कैंसर से कोई भी लेना देना नहीं है। ओवर कंजम्पशन ऑफ शुगर लीड्स टू ओबेसिटी, मोटापा, जो कि कैंसर का एक इनडायरेक्ट कारण है, और बाकी लाइफस्टाइल डिजीजेस का भी। तो शुगर का कंजम्पशन हमें कम करना चाहिए, लिमिट में करना चाहिए, पर उसका कैंसर से कोई भी लेना देना नहीं है। इसी के साथ हमें बात करनी होगी दूसरे क्लेम की भी, जिसमें कहा गया कि एसिडिक एनवायरनमेंट में कैंसर ज़्यादा फैलता है। और इसी के साथ प्रचलन में आई अल्कलाइन डाइट और अल्कलाइन पानी, जिसमें यह माना गया कि ये आपकी बॉडी को अल्कलाइन रखेगा, यानी आपकी बॉडी में एसिड का प्रोडक्शन कम से कम होने देगा। और जब आपकी बॉडी में एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो आप कैंसर से भी बचे रहेंगे, आर्थराइटिस से भी बचे रहेंगे, और बाकी सारी बीमारियों से भी बचे रहेंगे। और इसके पीछे लॉजिक दिया जाता है कि कैंसर जो है वो एसिडिक कंडीशन में ज़्यादा फैलता है, और अल्कलाइन कंडीशन में कैंसर होने की संभावना कम होती है, या अल्कलाइन कंडीशन कैंसर को खत्म कर देती है। पर इस क्लेम के पीछे दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और हमारी बॉडी के लेवल पर क्या होता है कि हमारी बॉडी अपनी पीएच का खुद रेगुलेट करती है, अपनी पीएच को खुद संभालती है, और डाइट से या पानी से हमारी बॉडी की सेल्स के पीएच को ऑल्टर करना, चेंज करना इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, हमारे स्टमक का पीएच होता है बहुत ही ज़्यादा एसिडिक, यानी 1.5 से 2 pH के बीच में, और अगर इसको अल्कलाइन किया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि हमारा खाने का जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वो ठीक से नहीं होगा। इसी तरह से हमारा जो ब्लड होता है उसका पीएच भी बहुत ही नैरो रेंज में होता है, 7.35 से 7.45 के बीच में। और आयरॉनिकली अगर हमारे ब्लड का पीएच एसिडिक या अल्कलाइन हो जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट हमारी बॉडी का अगर पीएच इस रेंज से थोड़ा सा भी बाहर चला जाए तो ये इस बात की संभावना है कि हमारी बॉडी में कोई बहुत सीरियस कंडीशन डेवलप हो रही है। तो अल्कलाइन खाना खाने से या अल्कलाइन पानी पीने से हमारे बॉडी के पीएच पर, सेल्स के पीएच पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इम्पॉसिबल है। और जब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो इस बात की संभावना खत्म हो जाती है कि एसिडिक माहौल में कैंसर थ्राइव होता है, और बॉडी के पीएच को अल्कलाइन करके हम एसिड को खत्म कर सकते हैं। और एक और क्लेम इन वीडियोस में किया गया था कि हाइपर ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में कैंसर नहीं पनप पाता, और अपनी बॉडी को हम जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे, कैंसर उतना ही ज़्यादा कम होने की संभावना हो जाएगी। इस क्लेम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैंसर सेल्स हमारी बॉडी के ग्रोथ या डेथ सिग्नल्स को मानती ही नहीं है, यानी कि कैंसर सेल्स अपनी ग्रोथ को ऑल्टर कर सकती हैं। तो स्टडीज में पाया गया कि कैंसर सेल्स हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट, यानी ऑक्सीजन की कमी वाले माहौल में भी ग्रो कर सकती हैं, और नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल पर भी ग्रो कर सकती हैं। वो अपनी ग्रोथ पैटर्न को चेंज कर सकती हैं बेस्ड ऑन ऑक्सीजन लेवल जो बॉडी को मिलता है। तो ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट से या लेस ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट से हम कैंसर को नहीं रोक सकते। दूसरी बात, हाइपर ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट बॉडी को देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी उतना ही ऑक्सीजन लेगी जितना हीमोग्लोबिन लेकर जाएगा, जितना कि हीमोग्लोबिन से बाइंड होगी और एक एक सेल तक पहुंचेगी। हमारी बॉडी में कम ऑक्सीजन की कंडीशन, हाइपोक्सिक कंडीशन डेवलप हो सकती है जब हमारी बॉडी का हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाए। तो कम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी और कम ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचेगी, पर इसका
कैंसर से कोई भी लेना देना नहीं है। वो कंडीशन कहलाती है एनीमिया, यानी खून की कमी, जिसमें आप थकान महसूस करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही। नंबर 3 पर आती है प्लास्टिक और कैंसर। इसमें भी अलग अलग प्रकार की रिसर्च अभी सामने आई है। बहुत सारी रिसर्च अभी लास्ट के 5 सालों में सामने आई है, जब से प्लास्टिक का यूज बेतहाशा बढ़ा है। तो अगर हम बहुत सिंपल भाषा में बात करें तो प्लास्टिक का डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कैंसर होने से, यानी आप प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाएंगे तो कैंसर होने का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन इसमें नहीं पाया गया है। परंतु फिर से हम यहाँ पर कैवियट के साथ बात करते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक्स जो आजकल हमारी बॉडी में जा रहे हैं हर तरफ से, एनवायरनमेंट से, या जो भी प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली खाने के साथ, उससे बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी आई हैं जो कि इनडायरेक्ट कोरिलेशन बताती हैं माइक्रोप्लास्टिक और कैंसर का। क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक जब हमारी बॉडी के अंदर एक तयशुदा अमाउंट से ज़्यादा जाते हैं तो वो माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी की सेल्स में माइक्रो टीयर्स कर सकते हैं, यानी उनको कट कर सकते हैं बहुत ही माइक्रो लेवल पर। तो ये जब माइक्रोप्लास्टिक्स बॉडी में कट लगा देते हैं अलग अलग समय पर, जो कि पॉसिबल है, तो दैट कैन लीड टू सम टाइप ऑफ कैंसर इनडायरेक्टली। पर प्लास्टिक का कैंसर से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप प्लास्टिक का कंजम्पशन एनवायरनमेंट के लिए कम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो प्लास्टिक का यूज़ हमें कम करना चाहिए एनवायरनमेंट के लिए भी। और अगर हमें इनडायरेक्टली अगर लग रहा है ऐसा कि प्लास्टिक से कैंसर होता है, तो हम अपनी लाइफ से प्लास्टिक का यूज़ मिनिमाइज़ कर दें, वो हमारे लिए अच्छा है। इसके बाद आता है एक और मिथ कि मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट से कैंसर होता है। ऐसी कोई भी स्टडी सामने नहीं आई है जो डायरेक्टली कोरिलेट करती हो मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट को कैंसर से। और अगर आप मिल्क में प्रेजेंट हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, जो कि आजकल हार्मोन्स इंजेक्शन लगाए जाते हैं गायों को या भैंसों को ताकि वो ज़्यादा दूध दे सकें, उसका भी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कैंसर से ह्यूमंस में, अभी तक की जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं। एलर्जीज आपको हो सकती है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से, अगर आपको एलर्जी है या आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, यानी मिल्क में जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है, अगर आप उसको नहीं पचा पाते हैं तो आपको मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट से परहेज़ रखना चाहिए। बट अगर आपको मिल्क से ऐसी कोई प्रॉब्लम या एलर्जी नहीं है तो आपको मिल्क का कंजम्पशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एनवायरमेंटल रीजन से या अपने एथिकल रीजन से मिल्क का कंजम्पशन कम करना चाहते हैं तो वो आप पर निर्भर करता है, पर इसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ऑल्टरनेट मेडिसिन और कैंसर। इस पर हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे सेपरेटली कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पर, क्या ये इफेक्टिव है या नहीं है। और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में आती हैं आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन और इस तरह की जितनी भी पैथीज होती हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में आती हैं। तो क्या उस केस में हम यहाँ पर उल्टा बात कर रहे हैं कि क्या इन सारी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का कैंसर में कोई इफेक्टिव यूज हो सकता है कि नहीं। और इसमें हम बात कर सकते हैं गौमूत्र की, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कमेंट्स में भी कि गौमूत्र के, और जो लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि गौमूत्र का कोई एंटी कैंसर बेनिफिट अभी तक देखा नहीं गया है। अभी तक की रिसर्च में सिर्फ एंटी माइक्रोबियल बेनिफिट देखा गया है। तो जितने भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज उनको सबको कंबाइन कर लिया जाए, जो कि बहुत मुश्किल है कहना फिलहाल, बट शॉर्ट में अगर कहा जाए तो इन सारी थेरेपीज का डायरेक्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में कोई भी महत्व नहीं है। अब चूंकि हम जानते हैं इस वीडियो के थ्रू कि कैंसर जेनेटिक लेवल पर काम करता है, डीएनए के लेवल पर काम करता है या मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करता है, उस डीएनए से जो भी प्रोटीन बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो कैंसर का कारण हो सकते हैं। और अगर कोई भी थेरेपी उन सारे मॉलिक्यूल्स को जो कि कैंसर का कारण बन रहे हैं उनको रिमूव कर सकती है इफेक्टिवली, ऐसा कोई रिसर्च देखने में अभी तक नहीं आया इन ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के केस में, क्योंकि रिसर्च बहुत ही लिमिटेड है। तो जब तक इन पर और ज़्यादा डिटेल्ड रिसर्च नहीं की जाएगी और हम जब तक ओपन नहीं होंगे इन थेरेपीज़ को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ कैंसर का इफेक्टिव इलाज या सब्सिडरी इलाज कर सकती। एक तरीके से ये थेरेपीज़ कैंसर में फ़ायदेमंद हो सकती हैं, जिसको कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट, यानी कि कोई और चीज़ अगर काम नहीं आ रही है और पेशेंट टर्मिनल स्टेज पर है और अगर आप ये सारी थेरेपीज़ देते हैं तो पेशेंट को लगता है कि मैं कोई दवाई ले रहा हूँ और इसका मुझ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
उस तरीके से इन अल्टरनेटिव थेरेपीज़ का यूज़ किया जा सकता है सब्सिडरी लेवल पर। बट कैंसर का जो इफ़ेक्टिव इलाज अभी तक पाया गया है वो है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी, या फिर इनके कॉम्बिनेशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है डायरेक्ट फ्लेम कुकिंग और कैंसर, जो कि अभी काफ़ी चर्चा में था पिछले कुछ टाइम से। भूख लग रही है, ऐसे डायरेक्ट ही सेक लेता हूँ, ऐसे रोटी जल्दी बन जाएगी। रुको भैया रुको, इससे कैंसर भी हो सकता है, इसीलिए आप तवे पे ही सेको रोटी। एज पर द फाइंडिंग्स पब्लिश्ड बाय द एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारा नेचुरल गैस स्टोर होता है ना, उसमें से हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और भी अलग तरह का मैटर रिलीज होता है, जिससे कि हमको बहुत सारी डिसीज हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस भी हो सकते हैं एंड इवन कि कैंसर भी हो सकता है। मेरे एक वीडियो पर एक कमेंट आया था और उनकी रिक्वेस्ट थी कि इसको डिबंक किया जाए, सच क्या है वो बताया जाए। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हम साइंस की जो जानकारी है वो एक्सक्लूसिवली न्यूज़पेपर से या वेबसाइट से ना लें। पर चलिए इसी आर्टिकल की बात कर लेते हैं। इसी आर्टिकल में जो डॉक्टर हैं वो बोल रहे हैं कि दे कैन नॉट लिंक डायरेक्ट फ्लेम कुकिंग विद कैंसर। ये सच है कि इस तरह की जो फ्यूल गैसेस होती हैं एलपीजी और सीएनजी, उनमें कार्सिनोजेंस होते हैं, पर जब हम गैस को बर्न करते हैं तो उस बर्निंग में वो कार्सिनोजेंस भी बर्न हो जाते हैं। और यही बात यहाँ पर आती है कि डायरेक्ट फ्लेम कुकिंग से इसलिए कैंसर होने की संभावना कम है, क्योंकि जो कार्सिनोजन जिसकी बात आप बार बार कर रहे हैं वो कार्सिनोजन का अमाउंट बहुत कम है, जो एक्सपोजर टाइम है वो बहुत कम है और कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ही कम है, क्योंकि उस कार्सिनोजन की इस गैस जब बर्निंग हो रही है तो कार्सिनोजन भी खत्म हो चुका है। तो ये तो हमने बात करी इन सब केसेस में कि ये सारी चीज़ें कैंसर कॉज करती हैं या नहीं करती हैं, इनके पीछे की साइंस को हमने जाना। बट क्या चीज़ डेफिनेटली कैंसर कॉज करती है, जो हमने वीडियो में पहले भी बात की है, उसको मैं रीइटरेट करना चाहूँगा। 2 चीज़ें जिससे आप अपने आप को आसानी से बचा सकते हैं। सबसे पहली है सन रेज और दूसरा है टोबैको, यानी कि बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, खैनी, तंबाकू, इस तरह के जितने भी चीजें हैं। तो सन रेज से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपना एक्सपोजर मिनिमाइज कर सकते हैं, और अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपको हमेशा 30 सन प्रोटेक्शन फैक्टर या उससे ज्यादा का सनस्क्रीन लगाकर जाना चाहिए एक्सपोज्ड एरियाज में। अगर आप ना ही अपना सन एक्सपोजर लिमिट करते हैं और ना ही कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनाते हैं, यानी कि कवर्ड क्लोथिंग या सन प्रोटेक्शन फैक्टर अप्लाई करना अपनी बॉडी के एक्सपोज्ड एरियाज में, तो आपको सन रेज में जो यूवी रेज हैं उनसे कैंसर होने का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि यूवी रेज डायरेक्टली डीएनए डैमेज कर सकती हैं, उसके एस्टैब्लिश्ड है ये फैक्ट। दूसरी चीज़, अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टोबैको का सेवन करते हैं, यानी कि स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, पान मसाला, बीड़ी या इस तरह के प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं, तो आपके कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा सेकेंड हैंड स्मोकिंग, यानी कि अगर आपके सामने कोई स्मोकिंग कर रहा है और आप खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं बट उसके धुएं को ले रहे हैं सालों साल, तो उससे भी आपको कैंसर होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो अपना कंजम्पशन टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लेकर 0 कर दीजिए अगर आप उस एक्सपोजर में आते हैं, तो खाते हैं या उस सेकेंड हैंड स्मोक के संपर्क में आते हैं तो। इसके अलावा आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उसको यूज़ करके अपना कैंसर का रिस्क कम से कम कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर का रिस्क कम किया जा सकता है एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाकर, यानी कि अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, यानी कि वर्कआउट नहीं करते हैं, पूरे दिन भर बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, तो भी आपको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप ना ही वर्कआउट करें पूरे दिन में जितना भी कर सकते हैं, इसके अलावा एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं, यानी कि पूरे दिन में एटलीस्ट 1 घंटे में या 45 मिनट्स में चलते फिरते रहें, अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, जो कि नॉन कंट्रीब्यूटर है कैंसर का रिस्क कम करने के लिए। तो ये थे कुछ अतरंगी क्लेम्स कैंसर को लेकर, और इन क्लेम्स को हमने इस वीडियो में साइंस के साथ डिबंक किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस तरह के वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस वीडियो का पार्ट 1, जिसमें मैंने कैंसर के बारे में डिटेल में बात की है, रियल साइंस से, कि कैंसर क्या होता है, कैसे फैलता है, कैंसर के पीछे का जेनेटिक मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या कारण होता है, वो अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस सीरीज़ के, यानी जहाँ पर हम डिबंक करते हैं स्यूडो साइंस को रियल साइंस से, अगर आपने और वीडियोस नहीं देखे हैं तो पिन्ड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आप इस सीरीज़ के बाकी एपिसोड्स देख सकते हैं। मिलूंगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक आप ये वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने कैंसर के बारे में डिटेल में बात की है। मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी लॉजिकल।